हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग गाइस। सोशल साइंस में आप सभी का स्वागत है। तो सेट 1 यहाँ पे हम करने वाले हैं। इसी तरीके से यहाँ पे हमारे पास 10 सेट हैं और 10 सेट में हमारे पास 1000 क्वेश्चन है सोशल साइंस के। बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूजन सोशल साइंस का सिलेबस क्या है, ठीक है। तो इसमें मैं बता दूं कि मैंने इस पीडीएफ में जो रखा है वो कक्षा 8 का, 9 का और कक्षा 10 का, ठीक है। ये सारा का सोशल साइंस हमने रखा है एनसीईआरटी का। तो अभी आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। सारी की सारी चीज़ें आपको एनसीईआरटी में देखने को क्लियर मिल जाएंगी कि आपका सोशल साइंस का सिलेबस क्या है। तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे सेट 1 लेने वाले हैं। तो उससे पहले बता दूं कि वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। पीडीएफ चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में डिटेल वहाँ पर आपको मिल जाएगी। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे देख लेंगे। पहले क्वेश्चन की बात कर लेंगे दोस्तों, ये पॉलिटी से है। तो कहते हैं कि लोक लेखा समिति में लोकसभा एवं राज्यसभा के कितने सदस्य शामिल होते हैं। अब समिति कई सारी होती हैं, जैसे लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, ठीक है। तो अब इसमें देखिएगा, इसमें टोटल जो सदस्य होते हैं ये 22 होते हैं, याद रखेंगे। अब यहाँ पे अगर लोकसभा और राज्यसभा की बात करते हैं, लोकसभा के 15 सदस्य होते हैं और राज्यसभा के 7 सदस्य होते हैं, याद रखेंगे लोक लेखा समिति में। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे तो कहते हैं कि लोकसभा अध्यक्ष किस समिति का पदेन अध्यक्ष होता है। जो लोकसभा अध्यक्ष होता है वो किस समिति का पदेन अध्यक्ष होता है। तो 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, वो हो जाएगा नियम समिति। अब लोकसभा अध्यक्ष से रिलेटेड कुछ अच्छी बातें ये, क्योंकि लोकसभा अध्यक्ष जो होता है वो डिसाइड करता है कि यहाँ पर ये साधारण विधेयक या बिल है या फिर यहाँ पे ये धन विधेयक है, ठीक है। धन विधेयक 110 आर्टिकल में आता है, याद रखेंगे, ठीक है। और भी सारी चीज़ें यहाँ पे लोकसभा अध्यक्ष के बारे में हमने आपको बता दी हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे 3 में कहते हैं तो वह समिति जिसमें राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता। अब एक समिति होती है जिसमें राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता। अब राज्यसभा कौन सा होता है, उच्च सदन होता है, जो यहाँ पर 6 साल में 6 साल के लिए उनकी अध्यक्षता होती है, जितने भी सदस्य होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ याद ध्यान रखिए, ये कभी भंग नहीं होती है राज्यसभा, लोकसभा भंग हो जाती है, ठीक है। तो अब 3 का जो राइट आंसर होगा यहाँ पर दोस्तों, वो आपको हो जाएगा प्राक्कलन समिति, ठीक है। प्राक्कलन समिति में किसी भी तरीके का कोई भी लोकसभा राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए तो कहते हैं, बहुत बेहतरीन प्रश्नों की हम चल लें तो कहा गया कि यूरोप में राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति किस क्रांति के साथ शुरू हुई थी। यूरोप में राष्ट्रवाद की जो पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति थी वो किस क्रांति के साथ शुरू हो गई थी। तो देखिएगा, यूरोप की अगर बात कर लेंगे तो वहाँ पर जो फ्रांस की क्रांति थी, क्योंकि फ्रांस जो यूरोप में ही, और फ्रांस की क्रांति जो है उन्होंने क्या किया था, स्पष्ट अभिव्यक्ति प्रकट करी थी फ्रांस की क्रांति के साथ। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा, साफ साफ सिलेबस में आपको चीज़ मेंशन है कि बाहर के यानी विदेश के भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे इसमें, और सोशल साइंस के स्पेशली। क्वेश्चन नंबर कहता है, इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महाद्वीप में आते हैं। तो इटली और वर्तमान सभी को पता है, यहाँ पर 5 का राइट आंसर होगा यूरोप। यूरोप में है ये आपका इटली तथा जर्मनी। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए तो कहते हैं कि फ्रांस में क्रांति के पहले वहाँ किस निरंकुश वंश का शासक था। निरंकुश का मतलब क्या था, जिस पे कोई भी अंकुश ना लगा हो, ठीक है, कुछ भी कर सकता है। तो फ्रांस में जब क्रांति हुई थी उससे पहले जो वहाँ के शासक थे वो थे बूर्बो वंश के, ठीक है। किसके थे, बूर्बो वंश के वहाँ पर शासक थे। इसको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं, बूर्बो वंश राइट आंसर होगा। अब यहाँ पे देखिए प्रश्न कितना बढ़िया है कि मेजनी का संबंध किससे है। एक मेजनी है, इनका संबंध जो है वो किससे हो जाएगा। तो याद रखेंगे ये कौन थे, कार्बोनरी से। किससे, कार्बोनरी से इसका संबंध हो जाएगा मेजनी का। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, कहते हैं कि निम्नलिखित में से किस बादल को मोती का माता कहा जाता है, ठीक है। किस बादल को मोती का माता कहा जाता है, इसको अंडरलाइन करिएगा, ठीक है। तो बादल को मोती का माता कहा जाता है, वो कौन सा बादल होता है। तो याद रखेंगे पच्छाब मेघ। मेघ का मतलब ही बादल होता है, तो पच्छाब मेघ को हम मोती का माता कहते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए तो कहते हैं कि नेफोमीटर किसका मापन करता है। अब देखिए कई तरीके से यहाँ पे आपको मापने की वस्तुएं पूछी जाती है एग्जाम में। तो जो आपकी नेफोमीटर है ये बेसिकली किस चीज़ को मापता है, तो बादलों की दिशा एवं गति, ठीक है। बादलों की जो दिशा एवं गति होती है उसको मापा जाता है नेफोमीटर के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा, कहते हैं कि विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है। अब जो विश्व में सबसे ज़्यादा वर्षा वाला स्थान है ना, वो कहाँ पे है, मासिन राम है। कौन सी जगह पे है, ये मेघालय में है, ठीक है, मेघालय में। अब देख लीजिए कि है क्या, वहाँ पर 3 पहाड़ियाँ हैं, गारो, खासी, जयंतिया, ठीक है। अब ये जो मानसून जाता है वो इनसे टकराता है सीधे। अब देखिए यहाँ पे जब अगर भारत की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे साउथ से मानसून आता है, और ये देखिएगा ये जो यहाँ पर आपको पहाड़ी देखने को मिलती है ना, जो हिमालय से टकरा कर ये आपको मेघालय में जाती है। और ये इस तरीके से ये पहाड़ियाँ बनी है कि पूरा का पूरा जो है वर्षा वहीं पे हो जाती है, उससे आगे बादल बढ़ नहीं पाते हैं। तो ये आपका इसका लॉजिक होता है।
क्वेश्चन नंबर अगला देखिए तो कहते हैं विश्व का सर्वाधिक शुष्क स्थल यानी कि सबसे ज़्यादा सूखा स्थल कौन है विश्व का, ये बात कर लेते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो सूखा स्थल है ना वो हो जाएगा अटाकामा मरुस्थल, याद रखेंगे अटाकामा मरुस्थल ये सबसे ज़्यादा सूखा मरुस्थल है। अब सबसे बड़ा मरुस्थल कहाँ पे है, सहारा में है, ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप में पूछा जाता है। अफ्रीका महाद्वीप के किस जगह पे है, तो उत्तर में है, ठीक है। अब यहाँ पे थार की अगर बात कर लेंगे तो थार क्या है, ये अपने भारत का है सबसे बड़ा, ठीक है, ये भारत का थार है, कहाँ पे, ये राजस्थान में हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगर देखें 12 तो कहते हैं कि कौन सी विश्व की सबसे बड़ी झील है। अब विश्व की जो सबसे बड़ी झील है ये तो सभी को पता होगा, तो विश्व की जो सबसे बड़ी झील कौन सी हो जाएगी, वो हो जाएगी यहाँ पर कैस्पियन सागर। कौन सी, कैस्पियन सागर जो है विश्व की सबसे बड़ी झील के रूप में जानी जाती है, तो याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखें तो कहते हैं कि किस देश को हजार झीलों का देश कहा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सोशल साइंस में आपको ज्योग्राफी भी अच्छा क्वेश्चन आते हैं अच्छे, तो देखिएगा कहते हैं किस देश को हजार झीलों का देश कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर फिनलैंड हो जाएगा। क्या होगा, फिनलैंड इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए तो कहते हैं कि इनमें से किस देश में एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ठीक है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है, वो कौन सा राइट आंसर होगा, वो हो जाएगा भारत। भारत में बेसिकली यहाँ पे मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ठीक है, तो याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिए तो कहते हैं इनमें से पिछड़ा राज्य कहा जाता है, ये पिछड़ा है बिछड़ा नहीं है, तो पिछड़ा राज्य है कहा जाता है। अब इकोनॉमिक्स में टर्म आता है बीमारू प्रदेश, बीमारू प्रदेश में भी यहाँ पर देखिए आपके जो उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, सारे बीमारू प्रदेश में आते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर इतना ज़्यादा देखने को चीज़ें नहीं मिलती। जैसे इंडस्ट्रियल एरिया हो गया, जैसे आप देखेंगे कि जितने भी लोग कमाने खमाने जाते हैं कहाँ जाते हैं, वो लोग जाते हैं हरियाणा और लुधियाना पंजाब, वहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया बहुत ज़्यादा, वहाँ लोग इन्वेस्ट करना ज़्यादा चाहते हैं। लेकिन अगर बात कर लेते हैं बिहार और उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़, यहाँ पे कोई इन्वेस्ट करना चाहता नहीं है, इसीलिए इकोनॉमिक्स टर्म में इसको बीमारू कहा जा सकता है। और पिछड़े टर्म की अगर बात करें तो बिहार जो है ये पिछड़ा है, याद रखेंगे। टोटल एनसीईआरटी का ही पैटर्न आपको हम लेकर चल रहे हैं, ये मत समझें एनसीईआरटी के बाहर का आएगा, बिल्कुल नहीं। क्वेश्चन नंबर 16 में कि भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था करी गई है। अब लोकतंत्र में किस तरह की व्यवस्था है, तो आपकी हो जाएगी प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष क्यों हो जाएगी, क्योंकि हम सीधे वोट करते हैं, ठीक है, एक जो नागरिक है भारत का वो वोट करता है और अपने हिसाब से चुनता है। जैसे कि हम लोग लोकसभा में वोट करते हैं, राज्यसभा में वोट करते हैं, अपने ग्राम पंचायत में वोट करते हैं, तो ये क्या होगा, प्रत्यक्ष का मतलब क्या होगा, डायरेक्ट करते हैं, ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए तो कहते हैं कि भारत का कान्हा राष्ट्रीय पार्क प्रसिद्ध है, ठीक है, भारत का जो कान्हा राष्ट्रीय पार्क है वो किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा बाघ के लिए। किस चीज़ के लिए, बाघ के लिए ये प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए तो कहते हैं कि औद्योगिक क्रांति योजना के तहत पहले या शुरू में कौन से उद्योग शामिल थे, ठीक है। अब औद्योगिक क्रांति की अगर बात कर लेंगे तो पहले या शुरू में कौन से उद्योगों पर सबसे ज़्यादा फोकस किया गया था, तो याद रखेंगे क्या, कोयला, कपास और लौह, ठीक है। कोयला के उद्योगों पे इसलिए फोकस किया गया क्योंकि वो एक यहाँ पे प्राथमिक एनर्जी का जो था वो आपका रिसोर्स था। फिर कपास, इससे क्या सूती कपड़ा सबसे ज़्यादा चलता था अपने यहाँ। फिर लौह हो जाएगा, इससे क्या होगा, इससे छोटी मोटी जो आपके जो बिजनेस है स्टार्ट करने के लिए ज़्यादा जरूरी होता है, तो ठीक है, कोयला, कपास, लोहा सबसे ज़्यादा इस पर फोकस किया गया था शुरुआत में। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए तो कहते हैं कि किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ था। अब जर्मनी का एकीकरण किस युद्ध के बाद हुआ था, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर होगा दोस्तों हो जाएगा सेडान का युद्ध। क्या होगा, सेडान का युद्ध जो हुआ था उस समय बाद जर्मनी का एकीकरण कर दिया गया था, तो ये आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। अब जर्मनी से रिलेटेड बात देखिए, यहाँ पे आपको तानाशाह जो थे हिटलर, वो जर्मनी के थे और इनका हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था, ये ऑस्ट्रिया में हुआ था। बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं कि ना ऑस्ट्रिया भूल जाते हैं कि जर्मनी का है, जर्मनी ही लगा देते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखिए तो कहते हैं कि भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है। भारत की वित्तीय राजधानी, अब जो भारत की राजधानी है वो तो दिल्ली है। अगर वित्तीय राजधानी की बात कर लेते हैं, फाइनेंशियल की बात कर लेते हैं, जितना भी काम होता है मुंबई में होता है, जो कोई अरबपति है। मुंबई को एक वजह और जाना जाता है क्या, माया नगरी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। एक चीज़ और है कि पूरे भारत का सबसे महंगा जो है शहर या फिर राज्य है वो भी यहाँ पर जो माना जाता है वो महाराष्ट्र या मुंबई माना सकता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखें तो कहते हैं वैश्वीकरण के मुख्य कितने अंग हैं। अब वैश्वीकरण की अगर बात कर लेते हैं तो इसके टोटल कितने अंग हैं, तो याद रखेंगे ये आपके हो जाएंगे 3। क्या होंगे, 3 अंग हैं। अब आप यहाँ पे देखिएगा, जब एक चीज़ आई थी एलपीजी, ठीक है, एलपीजी इकोनॉमिक्स का टर्म है, ठीक है, इसमें क्या था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन कब आया था,
1991 में आया था। तो इसका जो मेन हमारा मोटो था वो था कि दुनिया की सभी चीज़ों को आपस में जोड़ना, ठीक है। जैसे कि मल्टीनेशनल कंपनियां, जो मल्टीनेशनल व्यापार आप कर सकते थे, ये चीज़ें थी। तो ये भी याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, तो कहते हैं विश्व में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है। चाय का सबसे बड़ा जो उत्पादक है वो कौन सा हो जाएगा, तो सभी को पता है चाइना हो जाएगा। क्या चाइना इसका राइट आंसर जो विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, कहते हैं उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। अब उत्तर भारत का मैनचेस्टर जो कहा जाता है वो किसे कहा जाएगा, तो हो जाएगा कानपुर। चलिए, कानपुर जो हो गई ये आपका उत्तर भारत का मैनचेस्टर हो जाएगा। बहुत ही आसान था। चलिए देखिए, मैराथन क्लास के लिए क्या कर रहे हैं, ये हम पूरा आपको 10 सेट करा रहे हैं, ठीक है। 10 सेट में क्या हम 1000 प्रश्नों को कर लेंगे। अब 1000 प्रश्न बहुत होते हैं, आपकी जितनी भी एनसीईआरटी का था, सोशल साइंस आपका 8th 9th 10th, ये सब कुछ उसमें कवर हो जाएगा। तो इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता इसके बाहर का आने वाला है। तो पीडीएफ आप ले सकते हैं। तो 24 में देखें तो कहते हैं कि चूना पत्थर का उपयोग किस उद्योग के में किया जाता है। अब चूना पत्थर का जो उपयोग है ना वो सीमेंट उद्योग में किया जाता है। किसमें, सीमेंट उद्योग में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, तो कहते हैं किसे साम्यवाद के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। अब साम्यवाद के संस्थापक के बारे में अगर बात कर लेंगे तो वो कौन कहलाते हैं, कार्ल मार्क्स। कौन, कार्ल मार्क्स जो है ये साम्यवाद के संस्थापक जाने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, तो कहते हैं कि राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किसने देश ने रखी थी। अब राजनीतिक दलों की बात करते हैं, जैसे अपने यहाँ क्या चलती हैं पार्टियां हैं, जैसे बीजेपी हो गया, ठीक है, और इसी तरीके से आम आदमी पार्टी हो गई। तो ये जो राजनीतिक दल थे ये क्या है, सबसे पहले ब्रिटेन में शुरू हुआ था। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि राजनीतिक दल जो होते हैं इनको मान्यता कौन प्रदान करता है, ये निर्वाचन आयोग। कौन, निर्वाचन आयोग के द्वारा इनको मान्यता प्रदान की जाती है और उनको वहाँ पे चुनाव चिन्ह भी दिए जाते हैं। तो दो तरीके की पार्टी होती हैं, एक राष्ट्रीय पार्टी होती है, एक क्षेत्रीय पार्टी होती है। क्षेत्रीय पार्टी क्या होती है, वो अपने क्षेत्र में चुनाव लड़ती है। मान लीजिए किसी एक राज्य में, जैसे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, ये किसी और राज्य में चुनाव नहीं लड़ती है। बाकी अगर बीजेपी देखें तो पूरे भारत में चुनाव लड़ती है। तो उसमें कुछ कुछ फायदे होते हैं, जैसे कोई नेशनल पार्टी है तो उसको कहीं एक जगह दे दी जाती है कि आप वहाँ पे कार्यालय बना सकते हैं, और उसके साथ साथ एक चुनाव चिन्ह उनको दे दिया जाता है, और भी चीज़ें हैं। लेकिन क्षेत्रीय पार्टी को ऐसा नहीं मिलता है। क्षेत्रीय पार्टी में क्या होता है, वो निर्दलीय भी जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, तो कहते हैं कि भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी। अब योजना आयोग की जो स्थापना हुई थी भारत में वो हुई थी 1950 में, ठीक है। योजना आयोग, जिसको यहाँ पर 2015 में नीति आयोग के नाम पे कर दिया गया था, नीति आयोग, ठीक है। ये नीति आयोग कर दिया गया। अब यहाँ पे देखिए कि इसके अध्यक्ष कौन है, इसके अध्यक्ष जो बनाए गए वो बनाए गए प्रधानमंत्री। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे तो कहते हैं कि संघ सरकार का उदाहरण कौन सा है, ठीक है। संघ सरकार है वहाँ पर, तो क्या होगा इसका राइट आंसर 28 में, वो आप ध्यान से देखिएगा, ये अमेरिका हो जाएगी। सारे प्रश्न आपके एनसीईआरटी बुक में है, इसीलिए मैंने सबको लिए हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे तो कहते हैं कि भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस देश से प्रारंभ हुआ, ठीक है। भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश सबसे पहले किस देश में प्रारंभ हुआ था, किस दशक में प्रारंभ हुआ था, तो माफ़ कर दीजिएगा। तो दशक यहाँ पे है, तो दशक हो जाएगा 1970 के दशक में, ठीक है। 1970 के दशक में भारत में लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश प्रारंभ हुआ था। भारत की बात कर रहे हैं, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर अगला देखें तो कहते हैं चिपको आंदोलन किससे संबंधित है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपका। तो चिपको आंदोलन जो संबंधित हो किससे है, पेड़ बचाने से, ठीक है। पेड़ बचाने से संबंधित है। कौन है, एक बहुगुणा जोशी हुआ करते थे, ठीक है। वो क्या करते, उन्होंने बहुत ही ज़्यादा इस पर काम किया। उन्होंने चिपको आंदोलन शुरू किया। ये पेड़ को बचाने के लिए, पेड़ को काटने के लिए था, ठीक है। कहाँ से शुरू हुआ था, उत्तराखंड के चमोली से, याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखे, कहते हैं कि ताड़ी विरोधी आंदोलन निम्न में से किस प्रांत से शुरू हुआ था, ठीक। एक ताड़ी विरोधी आंदोलन एक शुरू किया गया था, किस यहाँ प्रांत से शुरू किया गया, आंध्र प्रदेश से, ठीक है। अब ताड़ी होती क्या, ये देखिएगा। ताड़ी एक तरीके से कह सकते हैं ना, वो पेय पदार्थ होता है, उसी को विरोध में यहाँ पे एक आंदोलन छोटा सा चालू हुआ था। एनसीईआरटी में इसको काफ़ी प्रमुखता से दिया गया है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, तो कहते हैं हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है। अब हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है, 32 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, महात्मा गांधी। क्या, महात्मा गांधी जो है वो हिंद स्वराज के लेखक हैं पुस्तक के। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, तो कहते हैं कौन सा संस्थान भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है, ठीक है। भारत में जो मुद्रा जारी की जाती है वो किसके द्वारा जारी की जाती है, तो याद रखेंगे ये आपके हो जाएगी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। किसको, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये आरबीआई है, जिसकी स्थापना कब हुई थी, ये आपकी बनी थी 1935 में, ठीक है। याद रखेंगे ये मौद्रिक नीति भी जारी करता है, ठीक है। याद रखेंगे मौद्रिक नीति भी जारी करता है कौन, आरबीआई।
क्वेश्चन नंबर अगला देखिए तो कहते हैं राजनीतिक दलों को मान्यता उनके चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किए जाते हैं। वही क्वेश्चन है, मैंने बताया था कि राजनीतिक दलों की मान्यता तथा उनके चिन्ह जो प्रदान किए जाते हैं वो निर्वाचन आयोग के द्वारा, किसके द्वारा, निर्वाचन आयोग के द्वारा इसके चिन्हों को प्रदान किया जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए तो कहते हैं कि कौन सा उद्योग उपभोक्ता उद्योग है। ठीक, इनमें से कौन सा उद्योग है जो उपभोक्ता उद्योग है। तो 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा यहाँ पर आपके लिए चीनी उद्योग। चीनी उद्योग उपभोक्ता क्यों है, क्योंकि इसको उपभोग किया जाता है। उपभोग का मतलब क्या है, जैसे हम और आप क्या है, उपभोक्ता हैं। आप किसी प्रोडक्ट को लेंगे तो उपभोक्ता हो जाएंगे। तो बेसिकली यहाँ पे ये आपका होता है चीनी उद्योग ही उपभोक्ता उद्योग में आता है। बाकी ये सारी चीज़ें हैं ये का इंडस्ट्रियल एरिया के यूज में आती हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखें तो कहते हैं यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। बहुत ही फेमस प्रश्न है, आपको देखने को जरूर मिला होगा अभी तक। तो 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तुर्की। क्या होगा, तुर्की को हम यूरोप का मरीज के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए तो कहते हैं कि भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप कब आया था। अब अत्यंत विनाशकारी भूकंप ये आपके एनसीईआरटी में है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1934। क्या 1934 में सबसे ज़्यादा यहाँ पे कह सकते हैं विनाशकारी भूकंप आया हुआ था। ये भारत इतिहास की बात है। क्वेश्चन नंबर अगला देखें तो कहते हैं कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा करी गई थी। तो ब्रह्म समाज की जो स्थापना करी गई वो करी गई थी राजा राम मोहन राय के द्वारा। किसके द्वारा, राजा राम मोहन के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना करी गई थी। तो ये आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखें तो कहते हैं कि हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने आरंभ किया था। ठीक, इसने हिंदुस्तान रिव्यू का जो प्रकाशन आरंभ किया था वो किसने किया था। तो ये आपके राइट आंसर हो जाएंगे कौन से, सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा वही हैं जिनको क्या किया गया था, अस्थाई सदस्य नियुक्त किया गया था। ठीक है, अस्थाई सदस्य नियुक्त किया गया था, याद रखेंगे। चलिए, किसके, सच्चिदानंद को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखिए तो कहते हैं कि राष्ट्रीय सबसे लंबा जो आपका नेशनल हाईवे कौन है, राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है सबसे लंबा। अगर भारत की बात कर लेते हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय राजमार्ग 7। ठीक है, क्या होगा, राजमार्ग 7 जो है ये सबसे लंबा है। पहले क्या हुआ करता था, पहले 44 हुआ करता था। क्वेश्चन नंबर अगला देखें तो कहते हैं यहाँ पर कि नेपा नगर प्रसिद्ध है किस चीज़ के लिए। ठीक है, जो नेपा नगर है ना वो किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है। तो 41 में अगर आप ध्यान से देखें तो क्या हो जाएगा, अखबारी कागज़ के लिए। ठीक है, किसके लिए, अखबारी कागज़ के लिए नेपा नगर प्रसिद्ध है। ये आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, कहते हैं कि कागज़ का आविष्कार सबसे पहले कहाँ हुआ था। अब कागज़ किस चीज़ से बनता है ये आपको पता है, ये बनता है यहाँ पर आपके पेड़ पौधों से। ठीक है, जो पेड़ होते हैं उनकी लकड़ी से ही बनता है। तो कागज़ का आविष्कार सबसे पहले कहाँ हुआ था, चाइना में हो गया। चाइना हर चीज़ में आगे रहता है तो इसमें भी आगे है। क्वेश्चन नंबर अगला देखें तो कहते हैं कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है। ठीक है, जो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा हो जाएगा, वो का हो जाएगा आपका कौन सा, मुंबई। मुंबई जो है ये भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा तो इसमें कहते हैं कि पटना में गोल घर किस उद्देश्य से बनाया गया था। पटना का जो गोल घर है ना वो किस उद्देश्य के लिए बनाया गया था। तो 44 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा अनाज रखने के लिए। किसके, अनाज रखने के लिए पटना का गोल घर बनाया गया था, ये इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की जो स्थापना की गई वह किस वर्ष की गई, तो वो हो जाएगा 1919। कब, 1919 में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना यहाँ पर करी गई थी। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए तो कहते हैं ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है। ठीक है, ग्राम कचहरी का जो प्रधान है वो कौन सा होगा। तो 46 का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, वो हो जाता है प्रधान ही होता है। ठीक है, ग्राम कचहरी प्रधान होता है। कहीं कहीं पे इसको मुखिया भी कहा जाता है, जैसे बिहार साइड में मुखिया कहा जाता है, उत्तर प्रदेश में प्रधान कहा जाता है। तो ये ग्राम कचहरी का प्रधान होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा इसका। चलिए, क्वेश्चन नंबर अगला देखें तो कहते हैं यंग यूरोप का संस्थापक कौन है। कौन, यंग यूरोप का जो संस्थापक है वो कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएंगे आपके मेजनी। कौन, मेजनी जो है ना ये यंग यूरोप के संस्थापक हो जाएंगे। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ए वाला। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए तो कहते हैं गांधी जी द्वारा साबरमती आश्रम की स्थापना कब करी गई थी। ठीक है, गांधी जी के द्वारा साबरमती आश्रम की जो स्थापना करी गई थी वो कब करी गई थी। तो याद रखेंगे ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 1915 में। कब, 1915 में गांधी जी के द्वारा साबरमती आश्रम की स्थापना करी गई थी। याद रखेंगे कहाँ पे, गुजरात में इसको करा गया था। तो ये आपका राइट आंसर है।
दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है कि लोकतंत्र जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है या कथन किसका है। ठीक है, जो लोकतंत्र जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है या किसका कथन है, तो याद रखेंगे ये कहा गया था अब्राहम लिंकन के द्वारा। किसके द्वारा? अब्राहम लिंकन के द्वारा। और ये कहाँ के राष्ट्रपति बने थे? ये बने थे अमेरिका के। ये बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे, इनको अगर आप थोड़ा डीप में पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा, तो 50 में कहते हैं कि इनमें से कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है। ठीक है, प्राकृतिक आपदा का मतलब क्या है? जो नेचुरल डिजास्टर नहीं है, जो प्राकृतिक नहीं आती है। तो 50 में देखें तो सुनामी प्राकृतिक है, बाढ़ प्राकृतिक है, भूकंप प्राकृतिक है। अब आतंकवाद जो है ना, ये आपका मैन मेड है, यानी कि कृत्रिम। आतंकवाद तो अपने आप पनपता नहीं है। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा कि ये आपदा जो है प्राकृतिक आपदा नहीं है। दोस्तों आपको पीडीएफ कैसे लेना मैं आपको दिखा देता हूँ। तो गाइस ये पीडीएफ है, इसमें आप देख सकते हैं कि मैंने आंसर भी साथ में रखा है ताकि आपका रिवीजन अच्छे से हो जाए। तो इस 3 पीडीएफ आपको मिलेंगी इसमें। ठीक है, कितने रुपए में? सिर्फ आपको 39 रुपये इसके लिए पे करना है। ठीक है, 39 रुपये में आपको पीडीएफ जो है मिल जाएंगी। ठीक है, इसमें क्या रहेगा आपके लिए? 1000 क्वेश्चन रहेंगे आपके सोशल साइंस के। ठीक है, और इसके साथ साथ आपको जो 1000 क्वेश्चन रहेंगे वो आपके रहेंगे यहाँ पर साइंस के, और 500 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर के रहेंगे, और प्लस 500 क्वेश्चन रहेंगे वो आपके यहाँ पर जीके के रहेंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पर हमने आपके लिए रखा हुआ है मात्र 39 रुपये में। इसको आप कैसे करेंगे? आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिएगा। ठीक है, 72 38 80 40 81 पे आपको वहाँ पर पीडीएफ सेंड कर दी जाएगी। उसके साथ साथ और भी जो फ्री में मटेरियल है वो भी आपको यहाँ पर दे दिया जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। तो पीडीएफ काफ़ी अच्छी है, आपका सारा सिलेबस और साइंस में लगभग कवर करता है ये। क्वेश्चन नंबर 51 देखें तो कहते हैं कि सबसे उत्तम किस्म का कोयला कौन सा है। सबसे उत्तम किस्म का जो कोयला है वो कौन सा माना जाता है? हो जाएगा एंथ्रासाइट। कौन? एंथ्रासाइट जो है ये सबसे उच्चतम किस्म का कोयला माना जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखें तो कहते हैं कि कौन सी स्थिति लोकतंत्र की सफलता के लिए सबसे आवश्यक है। ठीक है, अब लोकतंत्र की सफलता के लिए जो सबसे अच्छी स्थिति मानी जाती है वो कौन सा है? तो ऑप्शन में देखें तो ये आप देखिएगा इसमें मजबूत जनमत। जनमत का मतलब क्या होता है? जो आपके यहाँ पे जो सारे लोग हैं, जैसे जितने भी लोग हैं उनका अगर जनमत एक है, मजबूत है, यानी कि वो लोग चाहते हैं कि अच्छा विकास हो हमारे यहाँ का, तो अच्छे आदमी को वोट करेंगे, अच्छे लोग वोट करेंगे। तो ये मजबूत जनमत जो है ना, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है लोकतंत्र की सफलता के लिए। क्वेश्चन नंबर अगला देखें तो कहते हैं कि सुनामी किस स्थान पर आती है। अब सुनामी, देखिए आपदा प्रबंधन आपके एग्जाम में आने बहुत आसान है, इससे आसान कुछ हो ही नहीं सकता दुनिया में। तो सुनामी किस स्थान पर आती है? तो देखिएगा ये तटीय क्षेत्रों में ही आती है सुनामी। कभी भी आप देखे होंगे तटीय क्षेत्र जो होते हैं उसमें सुनामी आती है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? खा वाला होगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए तो कहते हैं कि इंद्रधनुष में कितने रंग दिखाता जाता है। ठीक है, इंद्रधनुष जो है वो कितने रंग दिखाता है? तो ये टोटल आप देखेंगे इस तरीके से, अगर आप लिखेंगे विबग्योर, ठीक है, सारे जो कलर है ना ये आपको देखने को मिलते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए वाला हो जाएगा, यानी कि वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड और आपका, ठीक है, ये आपके यहाँ पे 7 हो जाएंगे। ये फालतू मैंने लिख दिया। तो ये आपके 7 कलर होते हैं, याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे तो कहते हैं यहाँ पर कि निम्न में से कौन सा पंचायती राज का दूसरा स्तर है। ठीक है, पंचायती राज का दूसरा स्तर कौन सा होगा? अब पंचायती राज व्यवस्था किससे संबंधित है? आपको पता है 73वां संविधान संशोधन होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले लागू कहाँ हुआ था? राजस्थान के नागौर जिले में। कहाँ पे? राजस्थान के नागौर जिले में। कब? 1959 में इसको लागू किया गया था। और भी यहाँ पर चीज़ें देखिएगा, बलवंत राय मेहता समिति है और उसके साथ साथ अशोक मेहता समिति है। ठीक है, अब देखिए तो इसमें जो दूसरा, अब कितने स्तर पे है? ये त्रिस्तर है। कहीं जब शुरुआत में थी ये 2 स्तर पर लागू करी गई थी, अभी भी कई जगहों पे जो है 2 स्तर में लागू है, लेकिन ये त्रिस्तरीय है, 3 स्तरों पर ये पंचायती राज व्यवस्था काम करती है। तो 55 का जो राइट आंसर होगा वहाँ पर ये पंचायत समिति हो जाएगा। ठीक है, पंचायत समिति जो है इसका दूसरा स्तर होता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, अगले में बात कर लेते हैं। तो कहते हैं किस वर्ष साइमन वापस आया था? साइमन भारत आया था बेसिकली। तो साइमन कमीशन जब भारत आया था वो डेट थी 1928 में, और इसी समय कौन से नारे लगे थे? साइमन गो बैक। आपने बहुत अच्छे सुना होगा साइमन गो बैक नारे क्यों लगे थे? इसका जो मेन रीजन था सबसे ज़रूरी वो था कि साइमन जो कमीशन का गठन हुआ था उसमें कोई भी भारतीय का ना होना। ठीक है,
कोई भी इंडियन उसमें नहीं था, इसीलिए यहाँ पर साइमन गो बैक के नारे लगाए गए थे। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे तो कहते हैं कि निम्न में से आधुनिक मुद्रा का रूप है क्या है। तो आधुनिक मुद्रा का जो रूप होगा वो क्या होगा, तो होते हैं कागज के नोट। इस समय अगर आधुनिक मुद्रा की बात करें, कागज के नोट ही हैं, क्योंकि इससे ज़्यादा यहाँ पर कुछ अभी देखने को आपको नहीं मिलता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए तो कहते हैं कि इनमें से कौन सी राज्य की विशेषता नहीं है। अब राज्य की जो विशेषताएं नहीं है, अब एक राज्य क्या क्या चीज़ विशेषताएं रखता है वो देखेगा। एक तो आपका जनसंख्या, ये इसका यहाँ पर विशेषता होती है, और राज्य की सरकार भी होती है, ये भी आपकी विशेषता है। तो संप्रभुता ये भी रहती है। इनमें से कोई नहीं, इसका राइट आंसर होगा यहाँ पर आपका डी वाला। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा तो इसमें कहते हैं कि जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है वह देश क्या कहलाता है। ठीक है, अब देखिए राष्ट्रीय आय जो क्या होती है, जो नेशनल इनकम जिसकी होती है ना ज़्यादा होती है। अब राष्ट्रीय आय जितनी ज़्यादा होगी, क्योंकि आपका देश उतना ज़्यादा विकसित है, विकासशील है, विकसित है, तो याद रखेंगे उसकी क्या होती है, विकसित होता है। अपनी इंडिया कैसा है, अपना इंडिया विकासशील है, यानी कि विकास के पद पर है। ऐसा नहीं है कि विकसित हो चुका है, तो ये कैसा है, विकासशील है। ठीक है, याद रखेंगे। अब जिसकी नेशनल इनकम या फिर नेशनल कैपिटल इनकम ज़्यादा होती है वो क्या होगा, वो विकसित देशों में आता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, कहते हैं कि 95 स्थापनाएं किसकी रचना है। एक देखिए स्थापनाएं, ये है आपका नाम ही है ना, 95 स्थापनाएं, ये किसकी है, ये हिस्ट्री से रिलेटेड, इसीलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। मार्टिन लूथर, किसके द्वारा लिखी गई है, मार्टिन लूथर, इसके राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए तो कहते हैं कि गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस बुक की छपाई करी थी। अब गुटेनबर्ग के द्वारा जो सबसे पहले बुक छापी गई थी वो कौन से हो जाएंगे, वो आपके हो जाएंगे बाइबल। बाइबल जो पुस्तक है ना, सबसे पहले इसको गुटेनबर्ग के द्वारा छापी गई थी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिए तो कहते हैं यहाँ पर कि अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष किया गया था। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो अखिल भारतीय किसान सभा का जो गठन किया गया वो किया गया था 1921 में। कब, 1921 में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया गया। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए तो कहते हैं कि परिवहन में सबसे सस्ता कौन सा है, यानी कि परिवहन में सबसे सस्ता कौन सा पड़ता है। तो याद रखेंगे, इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सबसे सस्ता जो होता है वो जल परिवहन होता है। कौन सा सबसे सस्ता, जल परिवहन होता है। लेकिन यहाँ पे इसकी ज़्यादा सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, ये एक रीज़न है। ठीक है, इसकी ज़्यादा सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। आप अगर सड़क से जाएंगे इसमें भी आपको तेल वगैरह, भाड़ा वगैरह देना पड़ेगा, रेल में आपको सब कुछ देना पड़ेगा, वायुयान तो सबसे महंगा हो जाएगा। तो जल इसका राइट आंसर होगा ए वाला। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा तो कहते हैं यहाँ पर कि हॉलमार्क को किस वस्तु के लोगों के रूप में उपयोग किया जाता है। हॉलमार्क जो होता है ना वो किस चीज़ के लिए होता है, तो देखें अब कहते हैं ना, जागो ग्राहक जागो कार्ड आता है जिसमें कहते हैं हॉलमार्क का निशान देख के ही खरीदें। तो सोने के आभूषण होते हैं, इसका मतलब क्या है, वो शुद्ध सोने का, यहाँ पे शुद्ध गोल्ड है, इसीलिए यहाँ पर उस पर हॉलमार्क का निशान लगाया गया है। हॉलमार्क निशान नहीं मिलता है तो समझ जाइएगा कि इसमें मिलावट है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा तो कहते हैं कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। अब विश्व पर्यावरण दिवस की अगर बात कर लीजिए तो ये मनाया जाता है कब, ये हो जाएगा यहाँ पे 5 जून को। कब, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में हम मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए तो कहते हैं डॉक्टर मेधा पाटकर जो है वो किससे जुड़ी हुई है। ठीक है, डॉक्टर मेधा पाटकर जो है वो किससे जुड़ी हुई हैं, तो ये आपके हो जाएंगे नर्मदा बचाओ आंदोलन से। किससे, नर्मदा बचाओ आंदोलन से मेधा जुड़ी हुई हैं। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है तो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रश्न संख्या अगला है कि सर्वप्रथम व्यवसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था। ठीक है, अब नेशनलाइजेशन किया गया था व्यवसायिक बैंकों का, जो सबसे पहले राष्ट्रीयकरण किया गया था वो किया गया था 1969 में। कब, 1969 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। आपका राइट आंसर हो गया सी। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए तो कहते हैं कि भारत में सबसे पुराना तेल भंडार स्थित है। ठीक है, भारत का जो सबसे पुराना तेल भंडार है वो कहाँ पे है, ये कहाँ है, ये आपका हो जाएगा डिगबोई। डिगबोई कहाँ पे, आसाम का, आसाम का सबसे पुराना तेल भंडार है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे तो कहते हैं कि भारत में किस खनिज का अभाव है, यानी कि वो खनिज हमको नहीं मिलता है, हमारे भारत में खनिज नहीं पाया जाता है। तो याद रखेंगे ये कौन सा होगा, तो एक तो आपका अभ्रक है, ये पाया जाता है, बॉक्साइट पाया जाता है, लोहा पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका राइट आंसर। वो क्या हो जाएगा यहाँ पर कि लेड, लेड जो है ना वो आपका राइट आंसर, ये भारत में नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर देखिए अगला यहाँ पे 70, तो कहते हैं कि सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। सोपानी खेती ना किस राज्य में सबसे ज़्यादा होती है, तो याद रखेंगे ये पहाड़ी इलाकों में होती है। तो पहाड़ी इलाके वाला ऑप्शन कौन सा है, उत्तराखंड हो जाएगा। उत्तराखंड आपका राइट आंसर है। ये सोपानी कृषि के लिए बहुत फेमस है।
क्वेश्चन नंबर अगला देखिए तो कहते हैं सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है। ठीक है, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है, तो ये आपका हो जाएगा नवीकरणीय। नवीकरणीय का मतलब क्या है, रिन्यूएबल। इसको आप रिन्यू कर सकते हैं। अगर बात कर लेते हैं कोयला वगैरह की, वो सीमित संसाधन है, वो रिन्यू नहीं किए जा सकते हैं। ठीक है, एक बार ख़त्म हो गए, दोबारा बनने में उनको करोड़ों साल लगेंगे। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए तो कहते हैं कि पूर्ण स्वराज की मांग प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में रखी गई थी। ठीक है, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव जो रखा गया था, सबसे पहले किस में रखी गई थी, मतलब का अधिवेशन में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1929 लाहौर का। ठीक है, लाहौर अधिवेशन जो था 1929, इसमें पूर्ण स्वराज की मांग सबसे पहले रखी गई थी। क्वेश्चन नंबर अगला देखें तो कहते हैं कि निम्न में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है। अब छोटे पैमाने का उद्योग क्या है, मतलब जिसको 2-4 लोग भी शुरू कर सकते हैं, तो ये आपका हो जाएगा कौन सा, खिलौना उद्योग। खिलौना उद्योग क्या है, ये बहुत छोटे पैमाने का होता है। कोई ज़रूरी नहीं कि आप मॉडिफाइड चाइनीज़ ही बनाएं, इसमें आपके लकड़ी के खिलौने, मिट्टी के खिलौने, जो घर में बैठ के एक व्यक्ति भी बना सकता है, इसीलिए इसको छोटे पैमाने का उद्योग कहा जा सकता है। बाकी चीनी उद्योग, कागज उद्योग और विद्युत उपकरण ये बड़ी बड़ी कंपनियों के ही हत्थे आएगी। क्वेश्चन नंबर देखिए, अगर कहते हैं कि बाजरा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा होगा, तो बाजरा का जो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है वो अपने यहाँ भारत का है राजस्थान। ठीक है, ये पहला सेट ही चल रहा है, सेट नंबर 1 चल रहा है यहाँ पर। अभी ऐसे यहाँ पर आपको 1000 क्वेश्चन हमें कराने एग्जाम तक, तो इनको वीडियो को लाइक जरूर कर दें। क्वेश्चन नंबर देखे देते हैं कि वर्ष 1975 भारतीय राजनीति में इसलिए जाना जाता है। ठीक है, 1975 किस लिए जाना जाता है भारतीय राजनीति में, तो आप देखेंगे 75 में अगर आप देखिए तो इसका ऑप्शन क्या होगा, वो आप देखे हैं तो आपको पता चल गया होगा। 1975 में क्या है, आपातकाल लगा था देश में। ठीक है, 1975 में इमरजेंसी लागू हुई थी देश में, आपातकाल लगा था, तो याद रखेंगे, ये आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, कहते हैं लोकतंत्र एक शासन है जिसमें, ठीक है, लोकतंत्र एक शासन है जिसमें आपको क्या देखने को मिलता है, व्यवस्था है, आर्थिक आदर्श है, विशेष मनोवृत्ति है, तो उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर क्या होगा। लोकतंत्र में आपको सारी चीज़ें देखने को मिलती है जो आपको ऑप्शन में दे रखी हैं। आर्थिक आदर्श भी है, जिसमें व्यवस्थाएं हैं, विशेष मनोवृत्ति हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है कि फूट डालो और राज करो, यह नीति किसके द्वारा अपनाई गई थी। अब फूट डालो और राज करो नीति किसके द्वारा अपनाई गई, ये अंग्रेजों के द्वारा। ठीक है, अंग्रेजों ने क्या किया, हमेशा उन्होंने क्या किया, हिंदू मुस्लिम को लड़ाया और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें करी, फूट डाले और उन्होंने राज किया, बहुत सालों तक राज किया है। क्वेश्चन नंबर अगला देखें तो कहते हैं कि राष्ट्रीय आय की गणना की विधि क्या है। अब राष्ट्रीय आय क्या मतलब, जो नेशनल इनकम होती है किसी देश की, उसकी गणना कैसे करी जाएगी, तो देखिएगा 78 का राइट आंसर यहाँ पर होगा आपका मूल्य योग विधि से। किससे, मूल्य योग विधि जो होती है ना, ये राष्ट्रीय इनकम नेशनल इनकम की कैलकुलेशन की एक विधि है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखें तो कहते हैं नरेगा पूरी तरह सफल नहीं हो पाई। अब एक नरेगा योजना है, ठीक है, जो 2006 में लागू करी गई थी। ठीक है, 2009 में इसके साथ महात्मा गांधी जी का नाम जोड़ा गया, मनरेगा। ठीक है, 2009 में जोड़ा गया था। अब कहते हैं कि इसका कारण नहीं होना, इस सफल क्या चीज़ है, बिचौलिए है। ठीक है, बिचौलिए का मतलब क्या है, इन्होंने फर्जी डाटा वगैरह चढ़ा करके पैसे खा गए, तो इसके तहत ये थोड़ा सा सक्सेस होने में कम रही, लेकिन फिर भी थोड़ा सक्सेस मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर अगला है कि उपभोक्ता को जानकारी लेनी चाहिए। अब आप उपभोक्ता हैं तो आपको किस तरीके की जानकारी रखनी चाहिए, आप जो प्रोडक्ट लग रहे हैं उसकी यहाँ पे क्वालिटी कैसी है, आप उसकी क्वांटिटी कैसी है, उसकी निर्माण सामग्री में क्या क्या चीज़ें मिली हुई हैं, जो नुकसानदायक चीज़ नहीं है, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी होती हैं एक उपभोक्ता के तौर पर। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए तो कहते हैं यहाँ पर कि भूकंप रोधी इमारत का नक्शा कैसा होना चाहिए। ठीक है, भूकंप रोधी इमारत का जो नक्शा होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, तो देखेंगे ये आपका साधारण और आयताकार। ठीक है, साधारण और आयताकार अगर घर है तो वो क्या होगा, अच्छी खासी रिएक्टर का, जैसे मान लीजिए 7-8 रिएक्टर पैमाने का भूकंप वो झेल सकता है। अगर आपने कुछ ऐसा वैसा बनाया, जैसे आप जोन बांटे जाते हैं कि आप किस जोन में हैं भूकंप वाले, तो वहाँ पे जो 1-2 जोन वाले होते हैं वहाँ पर आकार जो है वो अप्रूव करवाने पड़ते हैं भारत सरकार से, जिससे आपको ज़्यादा नुकसान न हो अगर कोई भूकंप वगैरह आता है, क्योंकि भूकंप अनएक्सपेक्टेड है, कभी भी आ सकता है, किसी को कोई पता नहीं होता है। तो याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर अगला है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी। 82 में कहते हैं कि बोल्शेविक क्रांति जब हुई थी वो कब हुई थी, याद रखेंगे नवंबर 1917। कब, नवंबर 1917 में इसकी क्रांति हुई थी। क्वेश्चन नंबर अगला देखें तो कहते हैं
कि सामंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी है। ठीक है, सामंती व्यवस्था से सामंती पहले व्यवस्था थी, अब इसको हटा करके शहरी व्यवस्था में किस तरीके की प्रवृत्ति बढ़ी है, तो हो जाएगी प्रगतिशील। ठीक है, अब कैसी है, अब प्रगतिशील प्रवृत्ति है इन सब चीज़ों की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला कि किसने कहा था मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है। मुद्रण का मतलब क्या है, जो आपकी ये जिससे छपाई होती थी ना, प्रिंटिंग प्रेस वगैरह, तो मुद्रण सबसे बड़ी ईश्वर की देन है। यह किसके द्वारा कहा गया, ईसा मसीह के द्वारा। किसके द्वारा, ईसा मसीह के द्वारा इसको कहा गया था मुद्रण ईश्वर की सबसे दी हुई महानतम देन है। क्वेश्चन नंबर अगला है कि ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या क्या हैं। अब ऊर्जा के एनर्जी के जो मेन रिसोर्सेस हैं, जो स्रोत हैं, वो क्या होंगे, एक तो आपका कोयला, दूसरा पेट्रोलियम, तीसरा विद्युत। तो उपरोक्त सभी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएंगे, ये आपके राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर अगला है कि उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, उपभोक्ता अधिकार दिवस जब मनाया जाता है वो डेट कौन सी होती है, तो 15 मार्च को। कब, 15 मार्च को उपभोक्ता अधिकार दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, तो कहते हैं यहाँ पर कि रंपा विद्रोह कब हुआ था। एक विद्रोह है रंपा विद्रोह, इतिहास में बहुत फेमस है, तो याद रखेंगे 1916 में। कब, 1916 में रंपा विद्रोह हुआ था। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, तो कहते हैं कि भारत के लिए फैक्ट्री एक्ट कब लागू किया गया था। ठीक है, भारत के लिए जो फैक्ट्री एक्ट है वह कब लागू किया गया था, तो 88 का राइट आंसर हो जाएगा 1821 में, 81 में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये बहुत ज़्यादा। तो 1881 में फैक्ट्री एक्ट लागू किया गया था, तो ये आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर अगला देखें, तो कहते हैं कि एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या है। ठीक है, एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का जो स्रोत होगा वो कौन सा होगा, तो याद रखेंगे 89 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी। ठीक है, जो सौर सेल होगा ये आपके कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत है। क्वेश्चन नंबर अगला देखें, कहते हैं निम्न में से किसका भंडार सीमित है। ठीक है, निम्न में किसका भंडार जो है वो सीमित है, तो ये याद रखेंगे, ये आपका हो जाएगा यहाँ पर 90 का राइट आंसर, वो होगा यहाँ पर क्या, कोयला। कोयले का जो भंडार है वो यहाँ पर सीमित है। अगर हवा की बात करें, मिट्टी की बात करें, सौर शक्ति की बात करें, तो ये असीमित है। ठीक है, कोयला सीमित, हमने बताया था कि अगर ये खत्म हो गया दोबारा बनने में इसको लाखों साल लगेंगे। क्वेश्चन नंबर अगला है कि कोसी नदी घाटी परियोजना का आरंभ कब हुआ था। ठीक, कोसी नदी जो है ये क्या है, ये बिहार का शोक कही जाती है। ये क्यों, क्योंकि ये साल भर अपना रास्ता बदलती रहती है। कोसी नदी साल भर अपना रास्ता बदलती रहती है, क्योंकि ये इतनी चंचल है कि एक जगह रुकती नहीं है। तो 91 का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, वो हो जाएगा यहाँ पे 1955 में। ठीक है, कोसी नदी घाटी परियोजना जो स्टार्ट करी गई थी, ये चालू करी गई थी 1955 में। क्वेश्चन नंबर अगला है कि विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था। ठीक है, विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष प्रारंभ हुआ, तो ये आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये वही विश्वव्यापी आर्थिक संकट है जब पूरे पूरे विश्व में मंदी आ गई थी। तो वो कब आई थी, 1929 में। कब, 1929 में इस मंदी को यहाँ पे आना था। क्वेश्चन नंबर अगला देखें, तो कहते हैं हौज खास का निर्माण किसने करा। खाल नहीं, खास है। ठीक है, हौज खास का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था, 93 का जो राइट आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी। कौन, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा हौज खास का निर्माण कराया गया था। क्वेश्चन नंबर अगला है कि अलाई दरवाज़ा किसका है। ठीक है, मतलब अलाई दरवाज़ा जो है ना किसका दरवाज़ा है, तो देखेगा इसका जो राइट आंसर होगा यहाँ पे कुतुब मीनार का दरवाज़ा। अलाई दरवाज़ा जो है वो कुतुब मीनार का दरवाज़ा है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, तो कहते हैं कि सैनिकों को नगद वेतन देने वाला पहला सुल्तान कौन था। ठीक है, सैनिकों को जो मदद देने वाला, नगद वेतन देने वाला पहला सुल्तान था, वो कौन सा हो जाएंगे, अलाउद्दीन खिलजी। इसके भी राइट आंसर हो जाएंगे, क्योंकि इन्होंने बहुत सारी चीज़ें अच्छी अच्छी करी थी। जैसे इन्होंने दाग प्रथा अपनाई थी, जैसे मतलब घोड़े और सैनिकों को दागना, मतलब एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन देना। बाजार प्रणाली इन्होंने अच्छी करी थी। इसके साथ साथ इन्होंने सेना व्यवस्था को अच्छा किया था। ये सैनिकों को काम के बदले वेतन देते थे, वो भी नगद। बहुत सारी चीज़ें इनके द्वारा अच्छी करी गई थी। क्वेश्चन नंबर अगला है कि मदर ऑफ इंडिया रिवोल्यूशन किसे कहा जाता है, तो मदर ऑफ इंडियन रिवोल्यूशन के नाम से जो जाने जाते हैं वो हो जाएंगे यहाँ पर भीखाजी कामा। कौन, भीखाजी कामा को मदर ऑफ इंडियन रिवोल्यूशन के नाम से हम जानते हैं, तो ये आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, तो कहते हैं काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे। ठीक है, काकोरी ट्रेन डकैती कांड के जो नायक हो जाएंगे ये कौन होंगे, राम प्रसाद बिस्मिल। याद रखेंगे काकोरी कहाँ पड़ता है, काकोरी उत्तर प्रदेश के लखनऊ से थोड़ी दूर पे एक जगह है काकोरी, वहाँ पर क्या हुआ था, काकोरी ट्रेन डकैती। मतलब क्या है, इसमें अंग्रेज जितना भी अपने यहाँ का खजाना तो भर के ले जा रहे थे, लेकिन उसको भारतीय जो सेनानी थे उन्होंने आगे नहीं बढ़ने दिया, इसी को यहाँ पे लूटा गया। तो इसके जो मेन नायक थे राम प्रसाद बिस्मिल। क्वेश्चन नंबर अगला है
कि ताशकंद समझौता कब हुआ था। एक समझौता है जो बहुत फेमस है ये प्रश्न के मामले में, तो ये हुआ था 1966 में। कब? 1966 में ताशकंद समझौता स्पेशली भारत से हुआ था, तो याद रखेंगे 1966 में ताशकंद समझौता हुआ था। क्वेश्चन नंबर अगला है कि ऋग्वेदिक में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है। ऋग्वेद की अगर बात कर लेते हैं तो ये विश्व का सबसे पुराना वेद माना जाता है ऋग्वेद, ठीक है। अब इसमें जो मेन संपत्ति है ना, इसमें क्या कहा गया तो वो थी गोधन। गोधन का मतलब जो गौ है ना, जो आपके अगर गाय हैं तो आप क्या होंगे, ये आप बहुत ही मतलब धनी व्यक्ति उसमें माने जाते हैं। जैसे गोदान वगैरह आपने पढ़ी होगी, तो इसमें इतनी बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ों को मेंशन किया गया है। क्वेश्चन नंबर अगला देखें, ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज ये सेट 1 का। तो कहते हैं कि प्रायद्वीपी की सबसे लंबी नदी कौन सी है। प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो ये हो जाएगी गोदावरी नदी, ठीक है। क्या है? गोदावरी नदी जो है ये प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी है, ठीक है। तो इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप इस पर मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। 72 38 80 40 81 पे, ठीक है। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये क्लास है आपकी 10 सेट मैं कराने वाला हूँ। 10 सेट का मतलब 2 4 10 दिन में हम 2 4 10 क्या बहुत दिन होगा, 2 4 दिन में हम आपको करा देंगे, क्योंकि ये 1000 क्वेश्चन की सीरीज है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट। थैंक यू सो मच।